Good evening, all of you. I hope I am audible. Yes, sir, you are audible. Right. How are you, sir? I'm good right now. Recovering. Okay, let me share my PPT first. So see, today we will discuss the union budget. We will discuss the union budget of 2021 and 2022. 2021 to 2022, right? So basically हम आज इस बजट की बात करेंगे. देखो, there are two areas here. There are two areas. One is from the Indian polity point of view, and second is from the Indian economy side, right? Indian जो polity है उसमें what we will discuss कि देखो बजट कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कौन कौन सी उसमें स्टेजेस होती हैं, एंड फाइनली कैसे वो पास होता है. तो सी, जो बजट है इसको बजट वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं किया. इन्होंने क्या वर्ड यूज किया था? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो आप वर्ड देखोगे ना, वो आपको जो वर्ड यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये किस में दिया गया है? अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सो बेसिकली ये हमारा क्या है, जो बजट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज किया उन्होंने, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया है. हम इसको जनरली क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं, यूनियन बजट. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द fiscal policy of India. This is the part of the fiscal policy of the India. तो दो तरह की पॉलिसीज आप पढ़ोगे. एक तो पढ़ोगे मॉनेटरी पॉलिसी, एक आप पढ़ोगे मॉनेटरी पॉलिसी, और एक आप पढ़ोगे फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी जो पॉलिसी है, इट इज जनरली मेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, चेयर्ड बाय, कौन चेयर करता है इसको? आरबीआई गवर्नर. ठीक है, आरबीआई गवर्नर इसको क्या करते हैं? वो चेयर करते हैं बेसिकली, राइट. और इसके बारे में अलग पढ़ेंगे. फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहे हैं. सिंपली आपने इस मोमेंट पे ये चीज याद रखनी है. तो पॉलिटी वाला सेक्शन वी विल डू लेटर. इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो इस बजट के लिए एक तो हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट कैसे होती है. उसके बाद इसके ऊपर जनरल डिस्कशन कैसे होती है. जनरल डिस्कशन होने के बाद
इसकी स्क्रूटनी कैसे होती है? स्क्रूटनी समझते हो ना, एक वो आइडेंटिफाई करते हैं अच्छे से, डीपली उसको गो थ्रू होते हैं, और यहाँ पे डिपार्टमेंटल कमिटीज बनती हैं। फिर वोटिंग होती है किस चीज के लिए? डिमांड फॉर ग्रांट्स। हर कोई मिनिस्ट्री जनरली अपनी क्या बनाती है, वो अपनी जो ग्रांट्स के लिए डिमांड करती है, और उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल आता है, और फाइनली उसके पास करने के बाद फाइनेंस बिल को पास किया जाता है। ये हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी में। आज का ये मकसद ही नहीं है हमारा, आज का जो पर्पस है वो टोटली डिफरेंट है यहाँ पे हमारा, राइट। आज तो हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कौन कौन सी मेजर टर्म्स कौन कौन सी यूज होती हैं, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि बजट को एक बार आपने ओवरऑल समझना है कि बजट क्या था, कितना था। मेन मेन आइटम्स आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो इस पे और भी काफी लेक्चर्स होंगे यूनियन बजट पे, सो दिस वुड बी constitute our first lecture on the union budget of 2021 to 2022। देखो बजट जनरली हम कैसे देखते हैं, हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक हमारा बजट होता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 2021 की बात कर रहे हैं तो 31 मार्च 2022 ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर बन गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसके लिए हम जो डिस्कस करेंगे सारा कुछ कि बजट कितना था, ठीक है, क्या क्या हमारे टारगेट्स हैं, और इवन वी विल गो इनटू द FRBM एक्ट एटसेट्रा। सो सी, बजट 3 तरह के कैटेगरीज होती हैं। बजट की 3 तरह की कैटेगरीज है। फर्स्ट इज द बैलेंस्ड बजट। फर्स्ट इज द बैलेंस्ड बजट। सेकंड is the surplus budget, and third what we will term it as the deficit budget। तो आप सब भी अपने बजट बनाते हो। बजट में क्या होता है? इट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू, ठीक है। एक कंप्रिहेंसिव ये क्या है? स्टेटमेंट है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखो बजट हम, बट यहाँ पे कौन से बजट की बात कर रहे हैं? यूनियन बजट, यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बैलेंस्ड बजट क्या होता है? जहां पे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू। सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट में क्या है कि रेवेन्यू हमारा ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। डेफिसिट बजट में समझिए कि एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है रेवेन्यू से। खर्चा हमारा ज्यादा है 10,000 है, और रेवेन्यू अगर हमारा 5,000 है तो 5,000 का यहाँ पे क्या हो गया? डेफिसिट हो गया। 5,000 का यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डेफिसिट होगा। सो सी, ये हमारा बजट है। यूनियन बजट की अगर हम बात करें तो इसका साइज कितना था? देखो हम यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद रखनी हमने, मैं आपको इस हिसाब से करवाऊंगा, आपको मेजर आपको आइडिया हो जाए। तो हम यहाँ पे इसको मानेंगे 34,83,000 करोड़। ये हमारा इस साल का बजट था 2021 से लेके 2022 तक, राइट। तो 34,83,000 ये हमारा क्या है? ये हमारा बजट है, ठीक है। साल कौन सा है? 2021 से लेके 2022 तक। 2021 से लेके 2022 तक का ये हमारा क्या आ गया? टोटल बजट आ गया, राइट। इसके बाद अभी हम देखेंगे कुछ और चीजें। देखो मेन चीज क्या है? मेन चीज एक तो ये है कि यहाँ पे
एक हमारे पास है रेवेन्यू, एक है हमारे पास रेवेन्यू। दूसरी चीज यहां पे हमारे पास क्या है, दूसरी चीज यहां पे हमारे पास है एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर। हमारे पास पैसा आया, बट उसके बाद क्या हुआ, हमने उसका क्या करिए, खर्चा किया, वो हमारा सारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। अभी कौन सा खर्चा कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं उसके बारे में भी हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज देखो, रेवेन्यू में हमारे पास जो रिसीट्स आती हैं, जो हमारे पास रिसीव हो रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, रेवेन्यू में हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास है रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। एक हमारे पास यहां पे क्या है, कैपिटल रिसीट्स। एक हमारे पास क्या है, कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, एक तो ये चीज हमारे पास है, ये चीज हमारे पास है रेवेन्यू रिसीट्स, और एक है हमारे पास कैपिटल रिसीट्स। इनमें फर्दर कैटेगराइजेशन होती है। ये कैटेगराइजेशन आपके लिए समझनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझ गए। एक चीज, रेवेन्यू रिसीट्स में हमारे पास दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो हमारे पास आता है टैक्स रेवेन्यू, हमारे पास है टैक्स रेवेन्यू। और दूसरी चीज यहां पे हमारे पास क्या है, दूसरी चीज यहां पे है हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू। यहां पे क्या है हमारे पास, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका माइक चल रहा है, ऑफ कर लो। टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो ये दो तरह का हमारे पास क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स में कैटेगराइजेशन है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, इतना अच्छे से क्लियर करवाऊंगा कि आपको आगे जाके किसी से बजट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स में एक तो टैक्स और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गया। कैपिटल रिसीट्स में, कैपिटल रिसीट्स में दो तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है डेट रिसीट्स, एक होती है यहाँ पे डेट रिसीट्स, और सेकंड यहां पे होती है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। इस टर्म को बोलते हैं एनडीसीआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीसीआर। एक तो आपके पास आ गई डेट, जो उधार लिया हमने, ये बिना उधार वाली कैपिटल रिसीट्स आके। ठीक है, रेवेन्यू, और ये हमारे पास आ गया जो कैपिटल रिसीट्स। दो तरह की हमारे पास रेवेन्यू यहां से हम जनरेट कर रहे हैं। एक का नेचर है रेवेन्यू वाला, एक का नेचर है कैपिटल वाला, ये हमें आ रहे हैं। और एक्सपेंडिचर में भी दो तरह की कैटेगरीज हैं यहाँ पे, एक्सपेंडिचर में भी दो तरह की कैटेगरी है। एक तो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां तक आपको सारा क्लियर हो गया कि हमारे पास बजट में क्या है। हम दो चीजें सबसे पहले पढ़ेंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज है, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरी है कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में हमारे पास एक तो आ गया टैक्स रेवेन्यू, एक हमारे पास आ गया टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक तो हमें टैक्स से मिलता है और एक हमें नॉन टैक्स से मिलता है। ठीक है, अभी हम वन बाय वन इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और इसमें हम सबसे पहले जो देख रहे हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास कितनी आई है। रेवेन्यू में हमारे पास एक तो है टैक्स वाली, जो हमें टैक्स मिले हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं। आप पता ना, आपको बहुत सारे आप टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या करते हो, पे करते हो, टैक्स रेवेन्यू।
और एक हमारे पास आ गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, देखो यहां पे मैं टर्म यूज कर रहा हूं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे फिगर भी लिखूं, फिगर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, राइट। ये कितनी है, ये है हमारे पास 22 लाख करोड़, 22 लाख करोड़ रुपीस। तो ये चीज आपने यहाँ पे क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। ये हो भी जाएगी कि जब मैं आपको बजट करवाऊंगा सारा प्रॉपर तो आपको पता चल ही जाएगा। देखो अभी हमारे पास अलग अलग तरह के क्या है टैक्सेस आ रहे हैं। सबसे पहले आप लिखोगे, साथ साथ जो भी मैं चीज यहाँ पे करवा रहा हूँ ये नोट करते जाना। एक तो आ गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकंड यहां पे आपके पास आ गया आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बाद आप लिखोगे कॉरपोरेशन टैक्स। मैं जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूं प्लीज उसी सीक्वेंस में लिखना, ठीक है। जीएसटी आ गया, इनकम टैक्स आ गया, आपका कॉरपोरेशन टैक्स आ गया, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स आ गया। इसके बाद लिखना है आपने एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। फिफ्थ आप क्या लिखोगे, कस्टम्स, कस्टम्स। ये हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो यूनियन की हम सारी कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट टर्म आप यहां पे लिखोगे टैक्सेस, टैक्सेस ऑन यूनियन टेरिटरीज, टैक्सेस ऑन यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। अभी देखो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ये हमारा है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। अभी हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। आप, मैं जितना जितना बोलूंगा उतना उतना आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे लिखो जीएसटी के साथ 6.3 लाख करोड़, 6.3 लाख करोड़। एक तो ये चीज है 6.3 लाख करोड़। इनकम टैक्स 5.7 लाख करोड़, 5.7 लाख करोड़। कॉरपोरेशन टैक्स 5.3 लाख करोड़, 5.3 लाख करोड़। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आप यहां पे लिखोगे 3.3 लाख करोड़, 3.3 लाख करोड़। कस्टम आप यहां पे लिख लो कोई अराउंड 1.7 लाख करोड़, 1.7 लाख करोड़। और ये आप ले लो 0.08 लाख करोड़। अब ये कितना हो गया, ये कोई हमारा 6.3 एंड 5.7, ये कितना हो गया हमारा यहाँ पे 5.3, यस 5.7, 14 कितना हो गया 14 21 पॉइंट समथिंग के आसपास। 21 पॉइंट समथिंग के आसपास, राइट राइट। 6.3 ये हमारा हो गया 6 एंड 6 12, 12 एंड यहाँ पे ये हमारा हो गया 5 ये 17 20। अच्छा ये हमारा कुछ आ गया 22.3 आई गेस। देखना इतना ही हो रहा, 6 और 6 12 17 18 19 20, यस 22.3। 22.3 से इतना ही आ रहा है ना, यस सर। ठीक है। तो आप बस, तो रफली मैंने यहाँ पे क्या मान लिया 22 लाख करोड़। आ कितना है हमारा 22.3। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे इतना ऐसे मान के चलो। देखो ये मैंने इस सीक्वेंस में क्यों लिखा है आप अभी समझ भी गए होंगे। कई बार क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकती है कि इस बार बजट में से सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें कहां से मिला है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि
वो आपको बोलेंगे कि सीक्वेंस में अरेंज करो, ऐसे देख के वो बोलेंगे 1 2 3 4 4 2 1 3, ऐसे कि अरेंज करो कि सबसे ज्यादा किसका है सबसे कम किसका है, ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आप पे वो पूछ सकते हैं। तो आपने ऐसे याद रखना सबसे ज्यादा कहाँ पे है, जीएसटी, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, देन एक्साइज एंड देन द कस्टम ड्यूटी, एंड लास्ट में आ गई टैक्सेस ऑन द यूटीज। ठीक है, टैक्सेस ऑन द यूटीज। ठीक है, इसको मैं अभी कंसीडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसको मैं बताता हूं मैं कंसीडर क्यों नहीं कर रहा था। राइट, मैं अभी आपको बताता हूं। अभी देखो, मैंने यहां पे जो वर्ड यूज किया ना, वो वर्ड मैंने कौन सा यूज किया, मैंने यहां पे वर्ड यूज किया है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। राइट, अभी देखो मैंने वर्ड यूज किया यहां पे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। तो सी, यहां से कुछ शेयर जाता है स्टेट को, यहां से कुछ शेयर, ठीक है, जीएसटी है ये सारे टैक्सेस है ना, इसमें से कुछ शेयर जाता है स्टेट को, और स्टेट का शेयर, स्टेट का शेयर आप यहां पे ना मैं आपको 22 लाख जो आपको मैंने बताया, यस 22 लाख की आप मान रहे हो ना अभी भी, तो यहां पे स्टेट को चला गया 6.5 लाख करोड़। ठीक है, इसको 22 ही मान लो, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 5.6 कर देंगे। राइट, एंड यहाँ पे हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, कोई भी मतलब वो हम कर सकते हैं। राइट, नॉट अ बिग डील। ठीक है, यहाँ पे 5.5 भी कर सकते हैं, 5.5 ऐसे, यहाँ पे 5.5 कर दो आप, 6.3 5.3 3.3 1.7। ठीक है, तो कोई अराउंड हमारा 22.1 में आ जाएगा। तो 6.5 लाख करोड़ हमने किसको दे दिया, स्टेट को। देखो कभी भी एग्जैक्ट फिगर याद रखने की कोशिश नहीं करनी। अगर देखो एक चीज और बताता हूँ ना, पहले ये इतना कर लो, बाद में अगर आपको लगता कि हाँ यार मैं एग्जैक्ट याद रख सकता हूँ, सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स में, कि वो जनरली सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं तो एग्जैक्ट याद रखूंगा, मैं तो याद कर सकता हूँ, बट आपने एक चीज नहीं याद रखनी, अपने थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स याद रखनी है। और अगर आप उसी पे अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहे तो वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं पूछने वाला, एग्जैक्ट नहीं पूछेगा कि 22 लाख और कितने उसमें थाउजेंड कितने थे और रुपीज कितने थे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ठीक है, और आ भी गया तो वो सोचो भी, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ही अच्छा होता है जहां एग्जैक्ट एग्जैक्ट फिगर्स पूछ रहे हैं। वैसे नहीं, यूपीएससी नहीं पूछती, स्टेट पीसीएस भी जनरली नहीं पूछती। तो सी, एक यहाँ पे क्या चीज है, अभी नेट हमारे पास कितना आ गया, नेट टैक्स रेवेन्यू कितना है हमारे पास, नेट टैक्स रेवेन्यू ये हमारे पास आ गया 15.5 लाख करोड़, 15.5 लाख करोड़। ये चीज समझ लग गई आपको, स्टेट को देने के बाद हमारे पास कितना बचा, 15.5 लाख करोड़। ये चीज क्लियर है ना, 15.5 लाख करोड़ ये हमारा क्या है, टैक्स रेवेन्यू। ये हमारा क्या है, टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये कितना आया इनको, बाकी जगह से सपोज करो इनको कहीं पे डिविडेंड मिल रहा है, कहीं पे कुछ मिल रहा है, इनको बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इनको जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है इनका अराउंड 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़। तो टैक्स रेवेन्यू से 15.5 लाख करोड़ नेट वाला, एंड नॉन टैक्स से हमें 2.5 लाख करोड़। और ये जो अमाउंट है ना, ये 0.08 वाली, 0.08 वाली, ये जनरली इसमें से 0.06 तो कहां पे चला जाता है, ये चला जाता है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड 0.06, ठीक है, लाख करोड़, ये सारी कुछ लाख करोड़ में है। ठीक है, लाख करोड़। तो ये इसको मैंने इसीलिए कंसीडर ही नहीं किया था, हम यहाँ पे इसको अभी क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारी चीज है। अभी आपको ये बताओ कि ये चीज पता चल गई ना रेवेन्यू में, कि आपके पास टोटल कितना आ गया, 18 लाख करोड़ नेट।
नेट रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? 18 लाख करोड़। यहां पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं फिर आगे का क्वेश्चन करवाता हूं। सर नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आ सकता है इसका? हाँ वो मैं बताऊंगा, जितनी जितनी चीजें अभी तक मैं बताइए भाई, सिर्फ उसी से पूछ रहा हूँ, बाकी सब मैं चीजें बताऊंगा आपको बाद में। यहाँ तक देखो, जो मैंने जितना जितना बताया ये समझ आ गया कि नहीं आया? सर हेलो सर, जी रेवेन्यू रिसीट में हर साल क्या वो रेशियो अप्रोक्स सिमिलर रहता है क्या सर? क्या चीज? जीएसटी का रेशियो, जो जीएसटी का इनकम टैक्स का जो कैप है वो सेम ही रहता है क्या? जो आप मैं मतलब समझा नहीं मैं आपकी चीज को, या क्या क्या? हर साल जो बजट निकलता है ना सर, हम्म। उसका जो परसेंटेज जो शेयर मिलता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, उसका अप्रोक्स सिमिलर रहता है क्या? मतलब हाँ 42। वो हम नहीं देखो ना, वैसे तो जनरली चेंज होता रहता है, राइट? हाँ हाँ सर। हाँ, बट मैं आपको जस्ट एक बार आइडिया दे रहा हूँ। तो अभी आप पता क्या करोगे, जब आप नेक्स्ट यस आपका बजट आएगा ना, तब यस सर। उसके साथ मतलब कंपेयर करके देखना भी कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, और क्या कोई सीक्वेंस चेंज तो नहीं हो रही। जनरली वो सीक्वेंस सीक्वेंस। चेंज नहीं हाँ होगी। सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी जी। सर ये हमारी है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे पास आ गई। अभी हम बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स के बारे में। कैपिटल रिसीट्स के बारे में, ठीक है। कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट्स में दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो होती है डेट वाली, डेट रिसीट्स, और एक है हमारी नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स, तो डेट रिसीट्स क्या है? जो हमने उधार लेना है, जो हमारा क्या है, उधार है, राइट? ये कितना है? अराउंड 15 लाख करोड़। ये कितना है? 15 लाख करोड़। और ये आप मान के चलो कोई अराउंड है 2 लाख करोड़ के, 2 लाख करोड़। और इसको अगर आपने पूरा मतलब उस हिसाब से मानना है, तो जैसे हमने सोचा कि 1 लाख, तो 1.8 है ये। मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आप 2 भी कंसीडर कर सकते हो। देखो मैंने आपको बजट बताया ना, 34,83,000 करोड़ समथिंग, मतलब 286, उसके बाद भी मतलब है वो कोई कंसर्न नहीं है हमारे लिए, राइट? बट इसको आप 35 लाख भी कंसीडर कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। 35 लाख करोड़। अभी आप समझो, अभी आप एक चीज को क्या समझना है। अभी आपके पास रेवेन्यू मैंने कितना बताया, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, आप कितने लाख करोड़ है? 18 लाख करोड़। 18 लाख करोड़ ये पता चल गया। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? कैपिटल रिसीट्स हो गए, एक तो ये आपने लोन ले लिया, एक तो आपने क्या ले लिया, लोन ले लिया। और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई सॉर्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, किसी कंपनी को बेच दिया, वहां से पैसा आ गया, ये चीज। तो 17 लाख करोड़ हमें यहां से बन गया, और 18 लाख करोड़ हमें रेवेन्यू से बन गया। टोटल कितना हो गया? 35 लाख करोड़। 35 लाख करोड़। और यहां पे अगर आपने 16.8 लगाना है इस हिसाब से, 16.8, तो ये वही आपका हो जाएगा 34.8। ठीक है, यहाँ पे 16.83 ले लो, तो 34,83,000 करोड़। सर 18 लाख का कहाँ से आया था? ये वाला, ये रेवेन्यू रिसीट्स, ये रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, ये दोनों को मिला के, ये देखो मैंने लास्ट पहले बोला था, रेवेन्यू हमारे पास कौन सा, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स है। रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास टोटल कितनी है? 18 लाख करोड़। सर वो 22 था ना? उसमें से हमने शेयर ना दे दिया इसको, स्टेट को। अच्छा अच्छा, वो माइनस, अच्छा अच्छा समझ गई। जी, स्टेट को दे दिया, क्योंकि स्टेट अगर स्टेट को चला गया तो हमारे पास वो रहा नहीं ना, हमारे पास नहीं रहा, यूनियन के पास नहीं रहा। तो यहाँ पे 15.5 हमारे पास टैक्स रेवेन्यू आ गया, 2.5 लाख करोड़ नॉन टैक्स आ गया, और ये 18 लाख करोड़ हो गया। 18 लाख करोड़ यहाँ से आ गया,
और यहां से कैपिटल, ये मैंने बोला ना आपको, डेट रिसीट, डेट कितना हमारा 15 लाख करोड़, और नॉन डेट आपका अगर मैं 1.83 लाख करोड़, 1.83 लाख करोड़, तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल हमारा ये आ गया 34,83,000 करोड़। ये समझ लग गया? इतना पोर्शन अगर आपको समझ लग गया तो अभी मैं एक आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि ये है जो डेट सर? रिसीट्स हैं, जस्ट अ मिनट, ये है आपका फिस्कल डेफिसिट। ये आपका क्या है? फिस्कल डेफिसिट। कोई फार्मूलाज नहीं याद करने को, कुछ नहीं। पहले अगर आपको इतनी चीज समझ लग गई कि यहां से आपका ये फिस्कल डेफिसिट है तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। जी अभी बोलो। सर स्टेट को कितना % देना पड़ता है यूनियन से? देखो स्टेट्स वाला वो मैं डिस्कस करूंगा जब हम फाइनेंस कमीशन और बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे ना। ओके सर। ठीक है, यस, अलग अलग सिस्टम होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जब हम 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, 14th 15th हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो फाइनल तब आपको पता चलेगा कितने % जो शेयर है वो उनके पास जाता है, राइट। तो ये आपको पता चल गया, ये आपका क्या है? फिस्कल डेफिसिट। अभी फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला मैं अभी आपको करवाता हूं, यहीं पे मैं लिखता हूं, तो आप बताना मेरे को क्या आपको समझ लग गया। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू receipts प्लस नॉन डेट कैपिटल receipts। तो ये इसका फार्मूला मैंने यहीं से ड्राइव कर दिया। कैसे किया? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट्स प्लस, ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ये यहां पे एक्सपेंडिचर मैंने एक साइड पे लिख लिया दोनों का, उसमें से मैंने रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू में दोनों आएंगी, टैक्स और नॉन टैक्स, और यहाँ पे वर्ड मैं यूज कर लेता हूं नेट, कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेट रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ये फार्मूला अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी मेरे को बताओ चैट में, मतलब कमेंट करो कि नहीं आया अगर, तो मैं अभी आपको बताता हूं। क्योंकि ये अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई ना, ठीक है, तो आपकी फाउंडेशन मतलब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपीट, यस, रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। देखो अगर हम यहां पे फिगर्स पुट करें, यहां पे मैं पेन ये यूज कर लेता हूं अलग से, स्लाइड भी नहीं ले लेते, कोई बात नहीं। ये देखो मैंने बोला कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? दोनों लिख लेता हूं मैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमारा खर्चा हुआ भाई साहब, ये तो हमने खर्चा किया ना। बजट आप कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो ना कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को दोनों को माइनस करते हैं, वो आपका क्या हो जाता है? डेफिसिट हो जाता है। उसको आपने पूरा करना है, ये आपका फैसला है। माइनस मैंने बोला है कि यहां पे नेट रेवेन्यू receipts, net revenue receipts plus non debt capital receipts। आपका खर्चा कितना है? 34,83,000
ठीक है, 34,83,000 करोड़, यही है ना आपका दोनों का एक्सपेंडिचर, माइनस नेट रेवेन्यू रिसीट्स कितनी थी भाई साहब, ये बताओ मेरे को आपकी नेट रेवेन्यू रिसीट्स। 18 लाख करोड़। यस, 18 लाख करोड़, यहां पे देखो, ये भी मैंने यहां पे लिख दिया, 18 लाख करोड़। एनडीसीआर कितना था आपका? 1.83 करोड़। यस, 1.83 लाख करोड़, राइट, 1.83 लाख करोड़ यहां पे, और ये यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस करो, और इस यहां पे एक कितना आ गया, 15 सर। 15 लाख करोड़। इसको हम कैसे पूरा कैसे करेंगे, इसके लिए हम उधार लेंगे, जिसको हम बोलते हैं डेट रिसीट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, डेट रिसीट्स, या फिर हमारा फिस्कल डेफिसिट। अभी बताओ। सर ये तो सिर्फ अगर बैलेंस बजट हुआ तभी निकलेगा, अगर सरप्लस हो गया या फिर डेफिसिट हो गया फिर तो हाँ, नहीं निकलेगा फिर ना देखो सर। फिस्कल, फिर हम सरप्लस निकालेंगे अगर रेवेन्यू ज्यादा हो गया तो। अगर बैलेंस, बैलेंस पता कब होता, बैलेंस तब होता अगर फिस्कल डेफिसिट 0 आता। यहां पे भी 34,83,000 करोड़ होता, यहां पे भी 34,83,000 करोड़ होता, तो फिर यहां पे ये चीज होती। राइट, अब भी बताओ अगर किसी को नहीं समझ लगा। ये देखो फिस्कल डेफिसिट क्या है। देखो भाई साहब, एक चीज को समझो, आपका अगर खर्चा है 1,000 रुपीज, आपका एक खर्चा कितना है 1,000 रुपीज, बट आपके पास रेवेन्यू है 500 रुपए का, आपका फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया, 500 रुपया। 1,000 का खर्चा है, 500 आपके पास है जो रेवेन्यू है आपका, तो 500 रुपया आपका फिस्कल डेफिसिट है। अगर 500 आपने उधार ले लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने क्या लेना है, उधार ले लिया, तो वो आपका मतलब क्या होगा, पूरा तो हो गया बट आपने उधार तो लिया ना, उसको मैं डेट रिसीट्स बोलूंगा। अगर मैं इसके साथ ऐसे लिखता ना कि नेट रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नेट कैपिटल रिसीट्स, तो ये भी यहां पे इंक्लूड हो जाता और ये 0 हो जाता। ये क्या हो जाता, 0 हो जाता। अगर इसके साथ देखो ना, नॉन डेट लिखा मैंने, अगर मैं डेट रिसीट भी लिख दूं, वो कितना हो जाएगा, 15 लाख करोड़, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस हिसाब से। सर यानी कि मतलब अगर डेफिसिट बजट हुआ तो उसके बाद फिस्कल डेफिसिट को इंक्लूड किया जाता है, या फिर फिस्कल डेफिसिट के इंक्लूड करने के बाद ही वो मतलब बजट पेश होता है सर? तो जनरली कैसे होता है, बजट कैसे बनाते हैं ना, वो सबसे पहले तो ये देखता है कि हमारा खर्चा कितना होगा, वो फिर आइडिया ये भी लगाते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू कितना होगा, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि अगर इतना पैसा कम आ रहा है तो ये हम बोरो करेंगे, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट है। लेकिन सर फिर भी हर साल सर डेफिसिट बजट ही आता है क्यों, मतलब तो फिर बैलेंस बजट आना चाहिए। बैलेंस बजट, देखो ना, बैलेंस आना तो चाहिए, आना चाहिए, बट इतना पैसा ही नहीं है, खर्चे हमारे ज्यादा हैं। मतलब और फिस्कल डेफिसिट लेने के बाद भी सर बैलेंस नहीं होता? देखो फिस्कल फिर तो हो ही जाएगा ना, अगर हमने देखो, हमने पैसा ले लिया, आप ऐसा बोल रहे हो ना कि मेरे पास 1,000 रुपीज का खर्चा है बट मेरे पास 500 है, और मैंने 500 उधार ले लिया, तो वो अभी मेरा बैलेंस हो गया। हाँ बैलेंस तो हो गया, बट आपने जो कर्जा लिया है वो उसने आपको उसको वापस भी तो करना है, इसको स्टिल हम डेफिसिट बजट ही बोलेंगे। जा तो आपके रेवेन्यू से हमें आता, बट वो रेवेन्यू इसलिए आपका उधार है, वो क्या है आपका, उधारी है आपकी। वो आपकी क्या है, उधारी है, समझ गए।
जितना जितना पैसा आप बोरो कर रहे हो वो आपका क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा। फिस्कल डेफिसिट जीरो हो सकता है, यस डेफिनेटली हो सकता है, जब आपका जो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये ठीक है, ये यहां पे बराबर हो गया। यहां पे सपोज करो जीरो कब होगा, अगर यहां पे हमारा नेट रेवेन्यू रिसीट्स होती 33 लाख करोड़, ये अगर हमारी होती 33 लाख करोड़, और ये हमारी कितनी है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स होती 1.83 लाख करोड़। अभी फिस्कल डेफिसिट बताओ कितना होगा। बताओ। सर जीरो हाँ जीरो हाँ जीरो हो गया ना। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो इंडिया क्या करता है, इंडिया बोरो करता है, पता है कहां से, जनरली बहुत सारे देखो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे बैंक है, मैं अभी आपको बताता हूँ ठीक है, कहां कहां से बोरो करना है मैं वो भी बताता हूँ। ये तो सिर्फ अभी मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि सभी के पास जो बेसिक्स कई बार स्ट्रांग नहीं होते ठीक है, तो कईयों को हो सकता है ये चीज पता हो बट कईयों को नहीं भी पता होता, इसलिए मैं ये चीज को बता रहा हूँ राइट। सभी मतलब कईयों को थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, कईयों को जल्दी समझ आ जाता है, बट कईयों को थोड़ा समय उनको भी साथ में लेके चलना है। फिस्कल डेफिसिट पता चल गया आपको, फिस्कल डेफिसिट। इसके बाद एक और टर्म आती है, वो भी मैं अभी बता देता हूं, वो इसके साथ ही रिलेटेड है। देखो हमारा बजट कितना है, 34,83,000 करोड़, ये हमारा क्या है, बजट है। इसमें से 8 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ हमें क्या करनी है, हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। जो हमारे पहले के लोन चल रहे हैं ना, उसपे क्या करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, उसपे हमें क्या करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। वो कितनी है, 8 लाख करोड़। अभी आप सोच के देखो कि 8 लाख करोड़ तो हमें सिर्फ ब्याज देनी है, तो लोन कितना बड़ा होगा। हमने अभी निकाला फिस्कल डेफिसिट, वो कितना है, 15 लाख करोड़ रुपीस। इसमें से अगर हम माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर दें, माइनस क्या कर दें, इंटरेस्ट पेमेंट, वो कितनी है हमारी, 8 लाख करोड़। हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 लाख करोड़ आ जाएगा, 7 लाख करोड़। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। जब फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दे उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। और ये कितना आ गया हमारे पास, 7 लाख करोड़। देखो एक चीज को समझो ना, ये मान के चलो भी प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि अगर हमें ये इंटरेस्ट ना पे करना होता तो हमारा डेफिसिट कितना होता। अगर हमें ये इंटरेस्ट पेमेंट ना करनी होती 8 लाख करोड़ की, तो ऑब्वियस सी बात थी हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है वो कितना रह जाता, प्राइमरी डेफिसिट हमारा रह जाता 7 लाख करोड़। ये चीज समझ लग गई। ये चीज पता चल गई। अभी एक चीज और देखो इसके बाद, अगर ये दोनों चीजें समझ लग गई, वेरी गुड, अगर समझ लग गई तो यस। इसके बाद देखो अभी एक और दो टर्म्स और आती हैं। देखो मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है ना, एक्सपेंडिचर वो दो तरह का होता है। कौन सा, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसपे हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। फॉर एग्जांपल हमने रोड्स बनाए, हमने पोर्ट्स बनाए, हमने एयरपोर्ट्स बनाए, हमने रेलवेज में इन्वेस्ट किया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है बट इन द लॉन्गर रन। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल अब मान के चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर यहां पे हमें बेनिफिट नहीं होने वाला,
फॉर एग्जांपल सैलरीज दे दी, गवर्नमेंट सैलरीज दे रही है, पेंशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, ये सारा क्या आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। ऐसे खर्चे जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना हो, जब बहुत ही माइनर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी कितना है, ये है हमारा 29,29,000 करोड़, 29,29,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी हमारा कितना होगा, मेरे को ये बता दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी कितना होगा। सीसेट की लगाई है ना क्लासेस, अराउंड 4 to 5 लाख करोड़। एग्जैक्ट बताओ भाई, एग्जैक्ट अभी तो बता सकते हो, कितना होगा। 5 लाख तो हो गया, उसके बाद इतना होगा कि नहीं, ये कितना होगा टोटल, हो गया 34,83,000 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा है 5,54,000 करोड़। और यहां पे ये हमारा कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका है 5,54,000 करोड़ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका 29,29,000 करोड़। ये पता चल गया। सर एक्सपेंडिचर, क्या चीज सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे, कहाँ से आया? ये कहां से आया, ये देखो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया अपना कि वहां कहां पे उनको खर्चा करना है, ठीक है। वो डिटेल में अभी मैं रुक के करवाऊंगा ना, मैं तो सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूं कि उन्होंने इतना खर्चा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उनपे कितना करना है, 5,54,000 करोड़, 5,54,000 करोड़, ये उनका क्या है, खर्चा है। और रेवेन्यू पे इन्होंने कितना करना है, रेवेन्यू पे इनके करना है 29,29,29,000 करोड़। ये इनका बजट का एस्टीमेट है। ये क्या है, हमारा एस्टीमेट है, ये हमारा क्या है, एस्टीमेट। सर फिर ये आई मीन ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो लोग क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिपेंडिंग अपॉन द रेवेन्यू द रिसीव, उसके ऊपर बेस करके वो लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तय करते हैं क्या? अच्छा एक मिनट, मैं अभी जस्ट अ मिनट। हेलो, यस, नाउ टेल मी प्लीज, क्या क्वेश्चन क्या था आपका? सर आई वाज जस्ट आस्किंग दैट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा आपने बोला दैट 29,29,000 यस यस यस, हाँ,
ये उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो लोग तय करते हैं, आई मीन जो वो लोग तय करते हैं, हाँ, वो बहुत क्या सारे जैसे रेवेन्यू के ऊपर बेस करके तय करते हैं कि कितना रेवेन्यू उन्हें मिलने वाला है, उसके ऊपर बेस करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनता है? नहीं नहीं नहीं, ये देखो ना कैसे होता क्या है, ये में जब पॉलिटी में आपको कराएंगे ना, हर एक ना मिनिस्ट्री अपनी डिमांड फॉर ग्रांट्स बनाती है, अच्छा, डिमांड फॉर ग्रांट। ग्रांट्स बनाती है। इसके बेसिस पे वो सारा कुछ फाइनली रेडी होता है, भी इतना हमें पैसा चाहिए और इतना हमारे पास आ सकता है, ये एस्टिमेट है सारे। देखो दो टर्म्स होती हैं, एक बीई वर्ड यूज होगा, बजट एस्टिमेट, और एक होता है आरई, ये है हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है, तो ये तो हमें एस्टिमेट लगा रहे हैं, ये सारा कुछ हमें हमें एग्जैक्ट नहीं पता इतना ही होगा कि नहीं होगा, इससे ज्यादा हो जाता है, कम भी हो जाता है, ज्यादातर तो क्या होता है ज्यादा हो जाता है। इसको हम सारे वो कैलकुलेशन करते हैं ना सारी। इस बजट हमारा जो एनुअली बनता है, तो फिर से मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मेन मतलब वही है दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो लोग जो एक्सपेंडिचर करे वो उनके पास वापस आ रहा है साल के लास्ट में एज ए मैटर ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स लाइक जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम्स, बट द कैपिटल एक्सपेंडिचर दे आर नॉट गेटिंग इट बैक। नो एक्सपेंडिचर में से कुछ भी वापस नहीं आ रहा उनके पास, रेवेन्यू से आ रहा है, रिसीट्स, जो रेवेन्यू रिसीट्स है, इनमें से कुछ भी वापस नहीं आएगा, ये तो आपका खर्चा है ना। ये तो देखो रेवेन्यू में क्या होता है, ये सैलरीज दे रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना बहुत सारे, जैसे इंडियन आर्मी है, एयर फोर्स है, उनको सैलरीज नहीं देनी इन्होंने, कईयों को पेंशन जाती है, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, उनको सैलरी जाती है, उनको पेंशन जाती है। ठीक है, फूड सब्सिडी, पेट्रोल सब्सिडी, बहुत सारी चीजें ये सब्सिडी में देते हैं ना। तो वो ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया, ये क्या आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जहां पे जैसे इंप्लॉइज काम करते हैं, ये वो है, ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स है, जैसे आप कल को आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनोगे तो आपको सैलरी मिलेगी ना, वो उसको हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, उसको हम कहां पे लिखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। वो तो सैलरी एक बार जो गई वो तो वापस नहीं ना आएगी कभी भी। हाँ, हम कैसे, उनको पैसा कहां से आएगा, उनको आएगा रेवेन्यू से, जो टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट से। अभी यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने आपको बताया कि नेट जो रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, नेट रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, 18 लाख करोड़, और हमारा जो एक्सपेंडिचर कितना है, 34,83,000 लाख, रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 29,29,29,000 करोड़। हाँ, तो रेवेन्यू अगर हम अकाउंट की बात करें, कैपिटल अकाउंट की बात ही नहीं कर रहे हम, अगर हम रेवेन्यू अकाउंट की बात करें, हमारे पास पैसा इतना है 18 लाख करोड़, हमें चाहिए कितना 29, तो डिफरेंस कितना हो गया, माइनस के कितने आ गए 11 11,29,000 करोड़ को हम वर्ड क्या यूज करते हैं इसके लिए, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। ये हमारा कितना था एक्सपेंडिचर, 29,000 करोड़, माइनस रिसीट्स कितनी है हमारे पास, नेट रेवेन्यू रिसीट्स वो कितनी है 18 लाख करोड़। 18 लाख करोड़। तो यहां पे जो हमारा डेफिसिट आया इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, इसको क्या बोलते हैं हम, रेवेन्यू डेफिसिट। और जो हमारा FRBM एक्ट बना ना 2003 का, उसमें हमने धीरे धीरे ये चीज की कमिटमेंट सोची थी, जो कमिटीज भी बनी थी उन्होंने यही रेकमेंड किया था कि रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी जीरो, रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी जीरो, बट अभी ये कितना है 11 लाख करोड़ से ज्यादा है, 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। समझ गए,
11 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ लगी कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। यस सर। ये क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है। यस, अगर देखो कुछ चेंजेस आते हैं ना तो उसको वो बजट एस्टिमेट से बजाय एक देखो दो तरह फिगर्स है ना, काफी तरह की आती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बजट को देखोगे ना, बजट को, तो उसमें एक तो लिखा होता है कि 2019 और 20 इसमें एक्चुअल्स कितने थे। फिर लिखा होगा कि 2020 और 2021 में बजट एस्टिमेट कितना था, 2021 का रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना है। फिर एक आपको दिया होगा 2021 2022, इस साल की मैं बात कर रहा हूं, इसमें सिर्फ हमारे पास क्या होगा, बजट एस्टिमेट होगा। बट जब हमारे पास बजट आएगा ना 2022 और 23 का, तो इसके साथ 2021 और 22 का रिवाइज एस्टिमेट भी आएगा, लास्ट ईयर वाले का रिवाइज एस्टिमेट पर। तो अगर कुछ चेंजेस आते भी हैं यहाँ पे भी, हो सकता कम हो सकता, देखो ये सारे एस्टिमेट है ना। बजट क्या होता है, आप समझ गए कि आपने कुछ सोचा, बट सपोज करो कल को जैसे कोरोना पैंडेमिक आ गई थी, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था, हमारा रेवेन्यू अभी क्या हो जाएगा, कम हो गया, हमारा कम हो गया ना बहुत सारा, और जीडीपी हमारी कम हो गई। तो ये सब चीजें दिक्कत आती है, तब हम सोच के कुछ और बनाते, कई बार हो कुछ और ही जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ लग गई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो सैलरी और सब्सिडीज होता है, उसमें से ज्यादा कौन सा सब्सिडीज है कि सैलरी? हाँ मैं बताता हूँ सब्सिडी, वो मैं अभी बताता हूँ। मैं मेरे को पता है आपके जनरली कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, मैं सभी पे आऊंगा, सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। मैं अभी क्योंकि मैंने ना अभी थॉरली वो नहीं डिस्कस किया, अभी कहाँ कहाँ पे पैसा जा रहा है वो मैं अभी डिस्कस करना है, मैंने कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है वो भी हमने देखना है ना। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और टर्म आती है, देखो मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट बता दिया, ये 15 लाख करोड़ है। मैंने आपको प्राइमरी डेफिसिट बता दिया, ये 7 लाख करोड़ है। मैंने आपको रेवेन्यू डेफिसिट बता दिया, ये आपका 11 लाख करोड़ है। अभी मैंने आपको नई टर्म बतानी है, वो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ERD। ये क्या होता है, ये वो है कि ERD इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस देखो यहां पे क्या होता है, हमने स्टेट्स को पैसा दिया था कि नहीं दिया था, कितना दिया था, 6.5 लाख करोड़। 6.5 लाख करोड़। इनका एस्टिमेट ये है कि कम से कम 2 लाख करोड़ स्टेट्स किसके ऊपर खर्चा करेंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कितना खर्चा करेंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 2 लाख करोड़। कौन करेगा, स्टेट। पैसा दिया है यूनियन ने, बट स्टेट भी तो सारा पैसा थोड़ी सैलरीज और उसमें लगा देगी, वो भी कुछ अपने रोड्स बनाएगी, वो भी अपने कुछ पोर्ट्स कुछ ना कुछ वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट से हम ये अमाउंट निकाल दें, 2 लाख करोड़ वाली, रेवेन्यू डेफिसिट हमारा कितना था, 9 लाख करोड़, सॉरी 11 लाख करोड़ माइनस 2 लाख करोड़, ये कितना आ गया हमारा, 9 लाख करोड़। यस, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा आ गया 9 लाख करोड़। हम इसको ये क्यों बोल रहे हैं, इसको इफेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जो रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे थे ना, उसमें हम सिर्फ ये बोल रहे थे कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए तो बहुत सारी कमिटीज बोलती है ना कि इसको 0 होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, आइडियली 0 होना चाहिए। बट कुछ का जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये भी मानना था कि यार इसमें से सारा पैसा नहीं होता जो सिर्फ रेवेन्यू में खर्चा हो रहा है, बहुत सारा ऐसा पैसा भी है जो स्टेट्स है चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इस वजह से ये इसको इससे माइनस कर देते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा हो गया 15 लाख करोड़, प्राइमरी डेफिसिट हो गया हमारा 7 लाख करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया
11 लाख करोड़, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा हो गया 9 लाख करोड़। ये 4 टर्म्स है, इसको आपने अच्छे से समझनी है, क्योंकि हर बार आपको देखो नेक्स्ट टाइम जब भी बजट आएगा तो किसी से कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बजट उठाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। ये पहला स्टेप होगा आपका। ये चीज आपको समझ में लग गई, क्योंकि यहां से फिस्कल डेफिसिट वाली जो है उसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उसमें जो बजट आएगा ना आपका, बजट एट ग्लैंस, उसमें 14 से लेके एंट्रीज होती हैं, 14, 15, 16 एंड 17। तो 14 में आपका रेवेन्यू डेफिसिट दिया होता है, 15 में आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट दिया होता है, 16 में आपका फिस्कल डेफिसिट, और फाइनली 17 में आपका क्या दिया होता है, जो प्राइमरी डेफिसिट। ऐसा नहीं याद, ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ। यस मोनिका। देखो डेफिसिट है ना, ये टोटल गवर्नमेंट पूरे बजट में से देखती है। अगर ये हमारा बजट है ना, तो यहाँ पे हमारा 15 लाख करोड़ का हमें क्या है, लॉस है। बट 15 लाख करोड़ में भी अगर हम देखें, राइट, 15 लाख करोड़ में से 11 लाख करोड़ तो हमारा वही हो गया। देखो अलग अलग ना, ये पता है क्या चीजें होती है, मेनली क्या है, ये हम अलग अलग वे से ना देखते हैं एक ही चीज को। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास 1000 रुपीज का आपका खर्चा है, 500 रुपीज आपके पास है, और 500 रुपीज आपको और चाहिए, और बट आप ये सोच रहे हो कि यार 200 तो इसमें इंटरेस्ट निकल जाएगा। आपने कैसे बनाया, आपने सोचा, आपने एनालाइज करना स्टार्ट किया, यार 1000 रुपीज है, 500 मेरे पास है, 500 उधार लेना पड़ेगा, 200 तो मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट ही करनी है, तो मेरे पास तो पीछे 800 रह गया। टोटल खर्चे में आपने इंटरेस्ट भी काउंट करके रखा था पहले, राइट, 1000 में। और बट आप इस ऐसे भी सोच रहे हो कि यार इसमें से 200 रुपए का तो मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, 200 रुपए की मैं क्या करने जा रहा हूँ, पार्टी करने जा रहा हूँ, और बाकी 200 या 300 रुपए की मैं फर्दर के बुक्स जाए, ऐसे इस हिसाब से आपका चल रहा है सारा। यहाँ पे गवर्नमेंट सोच रही है कि यार 34,83,000 करोड़ का मेरा बजट है, उसमें से 8 लाख तो यार इंटरेस्ट पेमेंट ही निकल जाएगी, ठीक है, 8 लाख तो इंटरेस्ट पेमेंट निकल जाएगी, और पीछे जो बाकी बचता है उसमें से 11 लाख करोड़ तो मेरा मतलब रेवेन्यू डेफिसिट है। वो क्या है आपका, रेवेन्यू डेफिसिट है, उसको मतलब पूरा करना पड़ेगा। तो अगर सपोज करो रेवेन्यू डेफिसिट ना होता और इंटरेस्ट पेमेंट भी ना करनी होती, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है हमारा, बोलो, 11 लाख करोड़, और 8 लाख करोड़ हमारा क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट है, तो कितना हो गया, 19 लाख करोड़ हो गया, 19 लाख करोड़। अगर ये दोनों चीज ना होती तो हमारा जो अभी बजट है, जैसे अभी ये देखो 35 मान लो, इसको 35 है, इसमें से 19 लाख करोड़ हमने निकाल दिया, कितना हो गया, 24 लाख करोड़, 24 लाख करोड़ हो गया। हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, 18 लाख करोड़, 18 इतनी है ना, ये देखो 18 लाख करोड़, ये हमारी क्या है,
रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ये हमारी क्या है, नेट रेवेन्यू रिसीट्स हैं। और इसके बाद दूसरी चीज देखो, हमारे पास वो कितना है अभी, ये मैंने ज्यादा लगा दिया यहाँ पे ना, सर ये 16 होगा। कितना होगा, 16 16 होगा ना, सॉरी 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 वेरी सॉरी, ठीक है 16, यस 16 और 19, 16 लाख करोड़ में। अभी हमारे पास जो नेट, हमारे पास जो कितना है, नेट रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, नेट रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, 18 लाख करोड़। और हमारे पास नॉन डेट कितनी है, 2.5 लाख करोड़। अभी हमारे पास सरप्लस बजट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सरप्लस बजट हो जाएगा, क्योंकि हमारा खर्चा तो है सारा 16 लाख करोड़ का, और हमारे पास मेनली कितना आ रहा है, 20 लाख करोड़ आ रहा है, 4 लाख करोड़ हमारे पास ज्यादा है अभी। ये चार ही चीजें पता चल गई। Hello, sir. जी, Sir, in this effective revenue deficit, we इफेक्टिव have to रेवेन्यू क्या, effective revenue deficit. उसके बारे में दोबारा बताऊं। Sir, here we have to minus revenue deficit minus what? Sir, what do we have to minus from revenue deficit? अच्छा, माइनस स्टेट्स capital expenditure, states capital expenditure out of the share of center, right, out of the share of the union budget लिख लो चाहे, states capital expenditure out of union budget, ठीक है। अगर सपोज करो 6.5 लाख करोड़ उनको दिया है, ठीक है, 6.4 हमारे पास कितना है, 6.5 लाख करोड़ है, उसमें से अगर हम मान के चलें कि उन्होंने 2.5 लाख करोड़ उन्होंने दे दिया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, और बाकी का उन्होंने फॉर एग्जांपल 3.5 लाख जो उन्होंने अपना दूसरे चीजों पे इन्वेस्ट कर दिया, तो इस हिसाब से इनका क्या निकल गया, जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो यहाँ पे निकल गया। Okay, sir. जी, वो मतलब एक्सपेंडिचर है जहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, यहाँ पे वो स्टेट्स कैपिटल के ऊपर लगा रही है, इफेक्टिव बोल रहे हैं, इफेक्टिव, वो बोल रहे हैं कि यार सारा नहीं है रेवेन्यू डेफिसिट, कुछ पैसा स्टेट्स यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है, ठीक है। तो ये चार चीजें अगर आपको क्लियर होगी तो मैं अभी बाकी की चीजें अभी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। Yes, sir. Please proceed. सर जी, सर सॉरी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आई एम अनएबल टू बेसिकली लिसन यू प्रॉपर्ली। I could not understand your question. Please repeat, or you can type in the chat section as well. So यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक तो था डेट रिसीट्स, डेट रिसीट्स हमारी कितनी थी, 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़। इसमें हम कैसे फंड कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम मार्केट से बोरो करेंगे, मार्केट से बोरो करेंगे। मार्केट में बोरो करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जीसेक और ट्रेजरी बिल या टी बिल जिसको बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऑपरेशन ट्विस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मार्केट बोरोइंग्स क्या होती है, ठीक है। मार्केट बोरोइंग मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, इनसे इनको पैसा मिलता है, बट इसको रिटर्न में क्या करना पड़ता है, रिटर्न में गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देनी पड़ती है, और वो इसको बोलते हैं यील्ड,
गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड बोलते हैं इसको, यील्ड उसके ऊपर आती है। और अगर यील्ड इंक्रीज हो तो उसका नुकसान किसका होता है? गवर्नमेंट को होता है। और इस बार यही चीज हो रही है कि गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके ऊपर यील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल करती है। इस बार ये कोई कितना करेगी? अराउंड 9.5 लाख करोड़, 9.5 लाख करोड़। ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टी बिल्स हो गए। एक हो गया स्मॉल सेविंग्स, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। स्मॉल लोग जो अपना स्मॉल सेविंग करते हैं लोग, उससे इनको कोई अराउंड 4 लाख करोड़ तक का इनको उम्मीद है कि इतना यहां से इकट्ठा हो जाएगा। स्टेट प्रोविडेंट फंड पीएफ कटता है ना, वो भी पैसा अगर हम मान के चलें तो इनके पास जाता है, बट काफी कम होता है, कोई अराउंड 20,000 करोड़ के नियर अबाउट होता है। 20,000 करोड़ के नियर अबाउट होता है। ठीक है सर, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के एक ही होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हाँ आप ऐसे मान सकते हो कि दोनों सेम ही है। ओके जी, मतलब हम बॉन्ड नहीं बोलते उस केस में, हम सिक्योरिटी वर्ड यूज करते हैं। और इनको जी क्यों बोलते हैं? जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हैं और गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी बोलते हैं इनको, गिल्ट एज सिक्योरिटीज, एंड दीज आर द सिक्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं ना करेगी जनरली, है ना? कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि मैं पैसे नहीं दूंगी। और दूसरा क्या हो गया? जो अदर रिसिप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट है, या इंटरनल डेट है कोई, उससे पब्लिक अकाउंट या इंटरनल, वहां पे ये कोई ले रहे हैं, कोई अराउंड 50,000 करोड़ इनको यहां से हो गया। और बाकी अदर मेथड्स हैं, जो बहुत सारे एक्सटर्नल डेट है, अदर मेथड्स हैं, वहां पे भी इनको काफी ज्यादा जो पैसा वो मिलेगा। ठीक है सर, ये पैसा लेते कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है? पैसा लेते कैसे हैं? ये मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करते हैं। अगर आप उस सिक्योरिटी को खरीदते हो, ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि आपके 100, सपोज करो 100 रुपीज की सिक्योरिटी है, ठीक है, आपने खरीदा, इसको 100 रुपीज दे दिया, और उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने, आपको 6% इस पे क्या मिलेगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल 10 साल, 15 साल, 1 साल, अलग अलग ट्रेजरी बिल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सब होती हैं। उसके बेसिस पे आपने खरीदा, आपने 100 रुपए दे दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, और गवर्नमेंट ने सपोज करो 10 लाख सिक्योरिटी, 1 लाख सिक्योरिटी ऐसे की थी, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बैंक खरीदते हैं बहुत सारे। बैंक्स क्यों खरीदते हैं पता है किसी को? so that bank can further do the business. So that they can, Sir, for providing loans? नो, गवर्नमेंट के पास तो पैसा जा रहा है ना बैंक से। नहीं सर, बैंक मैं बोल रही हूँ, बैंक खरीदेंगे फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स। ओह नो, आई मीन सॉरी बैंक, सॉरी सर। हाँ, वो तो पैसा फिर गवर्नमेंट के पास चला गया ना। गवर्नमेंट को देखो, SLR वर्ड सुना है आपने? स्टेट लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यस, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कितना है इस टाइम पे? ये है अराउंड 18%। ये कितना है? 18%। CRR भी सुना होगा आपने वर्ड, कैश रिजर्व रेशियो। यस सर। ये कितना है अराउंड यहाँ पे अभी? 4%। हाँ, कोई अराउंड 3% आई गेस अभी ये चल रहा है। ठीक है, 3% और ये 21% हो गया। ये इसके बारे, ये आपका लेक्चर अभी कोई लगा तो नहीं ना? CRR, SLR एटसेट्रा, कोई ऐसा? नहीं, अभी आई गेस कोई लेक्चर नहीं लगा नहीं है ना आपका। ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके तब भी क्लियर होंगे। देखो, बैंक क्या करता है, बैंक को ना बहुत सारी चीजें रिजर्व रखनी पड़ती है। मतलब सारा पैसा ये नहीं है, देखो ना, सोच के देखो, अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपया आया सेविंग अकाउंट में,
और 100 का 100 करोड़ सेविंग और करंट अकाउंट दोनों में 100 करोड़ आ गया, अगर 100 का 100 करोड़ उन्होंने लोन दे दिया और आप बैंक में पैसा निकलवाने गए, बैंक बोलेगा कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैंने तो लोन दे दिया। ऐसा नहीं ना होगा कभी भी, और ऐसा होता भी नहीं है। गवर्नमेंट आरबीआई बोलता है इनको कि आपने कैश रिजर्व रेशो रखनी है, जितना आपका एनडीटीएल बोलते हैं उसको, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, कि अगर आपके पास 100 करोड़ आया तो कम से कम 3 करोड़ तो आप कैश में रखोगे और 18% आप उसका क्या कर सकते हो, चाहे तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो, चाहे आप उसका गोल्ड खरीद लो एटसेट्रा, क्योंकि ये भी क्या है, लिक्विड एसेट्स हैं, ये भी क्या है, लिक्विड एसेट्स हैं बैंक के। यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे जब खरीदते हैं, अगर वो खरीदते हैं तो उनको बेनिफिट भी होता है ना, क्योंकि उनको यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और जब भी जरूरत होगी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आगे जाके बेच भी सकते हैं ना सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां पे हम फ्रेश सिक्योरिटीज खरीदते हैं, सेकेंडरी मार्केट वहां पे सेल और जो रिपर्चेज वगैरह होता रहता है, ठीक है। इसको कई आप ना पढ़ोगे आगे जाके ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, ठीक है, वहां पे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। और रेपो मार्केट, रिवर्स रेपो मार्केट, ये सब चीजें पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली मार्केट से बोरो कर रहे हैं, मार्केट से हम क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। इस हिसाब से जैसे 9.4 ये हो गया और 9.5 हो गया, 9 और 4 13, 13 और मान के चलो 13.5 और अदर्स हमारा यहाँ पे हो गया, राइट। तो या बाकी का जो अमाउंट है वो यहाँ से फुलफिल इनकी हो गई। कोई राउंड अगर हम मान के चले कि 80,000 मान लिया, ठीक है, 1.5 यहाँ से हो गया और 9.5 वहां पे हो गया, तो 15 लाख हमने यहाँ से अरेंज कर लिया। गवर्नमेंट ने 15 लाख करोड़ यहाँ से क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। ये पता चल गया आपको 15 लाख करोड़ कैसे अरेंज किया है मार्केट से? जी सर, पब्लिक अकाउंट के साथ में एक और क्या, पब्लिक अकाउंट और इंटरनल डेट बोल देते हैं, इंटरनल डेट ये अदर्स में आ गया सारा। इंटरनल डेट जो मार्केट से अंदर से भी बहुत सारा जो लोन वगैरह मतलब ले लेती है गवर्नमेंट, राइट। तो ये हमारा हो गया 15 लाख करोड़, यहां से हमें आ गया। दूसरी चीज ये हमारा हो गया लोन का, यहाँ पे हो गया। दूसरा अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया ना भी टैक्स कहाँ से आ रहा है, जो जीएसटी, यूनियन एक्साइज, कस्टम, ये सारा हमने देख लिया। और मैंने आपको डेट रिसीट्स भी बता दी। और इसके बाद अभी देखो अगर हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है, अभी हमारा जो एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है, सी हमारे पास कितने रुपए हैं, 34,82,000 करोड़ रुपीस, ये हमारे पास है पैसा। इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली जो 14.33 है, ठीक है, वैसे चलो इतना कम्प्लेक्स मैं बनाना नहीं चाहता, मैं इसको बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूँ। इसको हम यहाँ पे 35 लाख ही मान लेते हैं, 35, ठीक है, 35 लाख। और यहाँ पे आप मान लो 15, यहाँ पे 15 लाख करोड़ है जो हमारा, इसको हम किस पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, जैसे मनरेगा है, मित्र स्कीम है, बहुत सारी स्कीम्स है ना, आपको पता है। उन स्कीम्स को भी हमने पढ़ना आगे जाके एग्जाम के लिए। इन स्कीम्स के ऊपर वो 15 लाख करोड़ इस बार खर्चा करेगी, 15 लाख करोड़, ठीक है। और जो बाकी का एक्सपेंडिचर है उस पे वो कितना खर्चा करेगी, 20 लाख करोड़। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बहुत सारे क्या करने हैं, यहाँ पे ट्रांसफर्स करने हैं, पेमेंट की ट्रांसफर करनी है, बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट करनी है उन्होंने, वहां पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, सैलरीज देनी है भाई साहब, उन्होंने बहुत सारी चीजें करनी है यहाँ पे ना, तो वो यहाँ पे आगे मैं वो बताता हूँ कैसे कैसे होती है। 15 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा? नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर नहीं आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ये नहीं आएगा, ये स्कीम्स के ऊपर है। अगर वो उस स्कीम के अंडर कोई कैपिटल एसेट, जो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, तब उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल
एक स्कीम को मिला है 1,00,000 करोड़, बट उसमें से सिर्फ 20,000 करोड़ ही वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो हम 20,000 करोड़ ही कंसिडर करेंगे। ये तो मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे वो खर्चा होता है। ओके जी, स्कीम्स दो तरह की होती है। एक तो होता है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और एक होता है जो सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर में जनरली क्या होता है कि जितना भी पैसा है ना 100% वो कौन खर्चा करता है, सेंट्रल। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है यहाँ पे क्या होता है, रेशो होती है, फॉर एग्जांपल 70-30 या 60-40 90-10 ऐसे 80-20, ये डिपेंड करेगा, राइट, कि सेंटर 70 स्टेट 30, हिमालयन स्टेट्स में या नॉर्थ ईस्ट में जनरली ये रेशो यूज होती है 90-10 की, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 15 लाख करोड़ में से जो बाकी का यहाँ पे क्या कर रही है सेंट्रल सेक्टर में और सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड है वहां पे ये सारा अपना क्या है खर्चा कर रही है, ठीक है। इस हिसाब से ये जो सारा सिस्टम है ये चलता रहता है, यहाँ पे ये सारा सिस्टम क्या है इस हिसाब से चलता रहता है। और एक चीज तो चलो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ चीजों को। अच्छा, कुछ पूछ रहे थे पहले, मैं इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, हमारा एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स वाला रह गया। कैपिटल रिसीट्स तो मैंने आपको बता दिया ना, अभी नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में क्या है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में यहां पे दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक तो रिकवरी ऑफ एक तो रिकवरी ऑफ जो डेट है। देखो गवर्नमेंट ने सपोज करो, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया, ठीक है, जब कोई एडवांस दे दिया, रिकवरी ऑफ डेट एंड एडवांसेस अगर वो दे दिया तो यहां पे क्या होगा, गवर्नमेंट वो वापस भी तो लेगी ना, गवर्नमेंट क्या लेगी, इसको वापस लेगी। फॉर एग्जांपल इनका कितना था, यहाँ पे 13,000 करोड़ का एस्टिमेट था इस बार का जो एक, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल बीएसएनएल की प्रॉपर्टी पड़ी थी कहीं पे, वो 1,000 करोड़ की है, बेच दी, या गवर्नमेंट ने शेयर बेच दिया, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया है, जब और बहुत सारी पीएसयूज भी है ना हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको बेच दिया, वहां से जो पैसा आ रहा है उसको, और इस बार इनका टारगेट कितना था, 1,75,000 करोड़, 1,75,000 करोड़ इस हिसाब से, ठीक है। ये कितना बन गया, कोई अराउंड 1.88, ठीक है, जब 1.83 मान के चलो, कोई बड़ा इशू नहीं है जिस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था। यहां पे देखो एक मिनट, ये मैं किस चीज की बात कर रहा हूं ना, आप समझ गए ना। ये 1 पॉइंट, जहां पे मैंने 88 बोला, 1.83 भी लिख सकते हो, 88 भी लिख लो, कोई बड़ा कंसर्न नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम लैक्स की बात करते हैं तो थाउजेंड्स का जनरली कोई भी इशू नहीं होता, राइट। एक चीज तो ये चीज समझ गए आप। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हमारी कितनी है, कहां से आ रही है, ये मैंने आपको बता दिया कि दो यहाँ पे चीजें हैं। एक तो हमने जो लोन दिया था एडवांस में, उसकी हमने रिकवरी की है अराउंड 13,000 करोड़ की, और 1,75,000 करोड़ की हमारी जो डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, तो ये हो गया 1,88,000, ठीक है, 1000 करोड़। इस हिसाब से ये चलता है, ठीक है। एक तो ये हो गया कैपिटल रिसीट्स होगी हमारी, और कैपिटल रिसीट्स में हमने नॉन डेट रिसीट्स भी देख लिया, डेट रिसीट्स भी कर ली, और टैक्स रेवेन्यू में, टैक्स रेवेन्यू भी मैंने आपको बता दिया,
ठीक है, टैक्स रेवेन्यू बता दिया मैंने। अच्छा, नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में बता देता हूँ, नॉन टैक्स में क्या होता है। नॉन टैक्स रिसीट्स, देखो नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या होता है बेसिकली, इसमें एक तो बेसिकली वहां पे क्या था, कैपिटल में तो हम अपने रिकवरी कर रहे थे लोन की, लोन जो एडवांस को दिया था, बट यहाँ पे हमें मिल रही है इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट रिसीट्स हैं हमारी, इंटरेस्ट रिसीट्स पहली चीज। दूसरी चीज है कि देखो गवर्नमेंट बहुत सारा बिजनेस करती है, वहां पे उनको डिविडेंड जब प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता, गवर्नमेंट की जैसे ओएनजीसी है, ठीक है, और एचपीसीएल है, बहुत सारे रतन है, नवरत्न, महारत्न, तो यहां से इनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, वो इसमें आएगा। सपोज करो कोई कोई कंट्री है, उन्होंने कोई ग्रांट दे दी इंडिया को, ठीक है, जब कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ग्रांट दे दी, ठीक है, या फिर कुछ और अदर सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू हो गया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट, और ये मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारी कितना है, नॉन टैक्स कितना है हमारा, 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ ये चीज है। और यहाँ पे हमें कम से कम, जो एक और यहाँ पे टर्म लिख लो, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखो कहां से होता है, आपने कभी घर जब भी खरीदोगे, जब खरीदा है तब आप क्या करते हो, रजिस्ट्री करवाते हो ना, उसकी रजिस्टर करवाते हो, वहां पे बहुत सारे आपको देखो स्टाम्प पेपर्स खरीदने पड़ते हैं, ठीक है, एक पेपर पे लिखा 10,000, 50,000, 1 लाख, ऐसे ऐसे स्टाम्प्स हैं, तो वो क्या है, वो बेसिकली वो पैसा है ना जो गवर्नमेंट को जा रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो ये नॉन टैक्स क्या आ गया, रिसीट्स में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट में से इनको कितना ऑलमोस्ट पैसा मिल रहा है, कोई अराउंड मान के चलो 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, ठीक है, ये सारे कितने में, करोड़ में है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट इनको कितना हो रहा है, जनरली होता है कि 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़। एक्सटर्नल ग्रांट्स में माइनर सा होता है, 700, 800 करोड़ की, 750 करोड़, ये यहां से इनको आता है। अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपका मान के चलो कि 1 लाख, कोई अराउंड 20,000 करोड़ आ गया, 1,20,000 करोड़ आ गया। और एक इनको जैसे यूनियन टेरिटरीज से आ जाता है, ठीक है, यूनियन स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनको आ गया कोई अराउंड 3,000 करोड़, तो इस हिसाब से मतलब ये कोई अराउंड 2.5 लाख करोड़ के नियर अबाउट इनको हो ही जाएगा, ठीक है, 1 लाख से यहाँ पे ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है, 1 लाख ये हो गया, 1 लाख ये हो गया, 2 लाख हो गया, ठीक है, 2 लाख ये 20 हो गई, यहाँ पे सपोज करो 1.15 लाख करोड़ हो गया, ठीक है, ये एक और एक ये 2.35, ठीक है, और उसके इसी हिसाब से ये सारा हो गया, 15,000 ऊपर का हो गया, 2.5 लाख करोड़ का इनको यहाँ पे सारा बेनिफिट हो गया, समझ गए। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब करेंगे। नॉन डेट, देखो अभी तो बताया मैंने नॉन डेट में कि जब जहां पे हम क्या करते हैं, जो लोन दिया था उसको वापस लेते हैं और हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट समझ दो ना, इन्वेस्टमेंट होता है कुछ चीज, जैसे इन्होंने कोई खरीद ली, कोई शेयर खरीद लिया, कोई जगह खरीद ली, डिसइन्वेस्टमेंट में मतलब होता है कि बेच दिया, यहाँ पे हमने बेच दिया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो सुपर 30 वाला प्लेटफॉर्म है ना, जो सुपर 30 या सुपर 50 वाला जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वहां पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग, ठीक है, टेस्ट, ठीक है, सभी का एक बार टेस्ट ले लिया, बट वी विल हैव, जरूरी नहीं होता, कई बार टेस्ट में हो सकता है कि अभी आप उतने प्रिपेयर्ड ना हो, तो थोड़े से अगर मार्क्स कम हो गए तो उसके बेसिस पे नहीं होगा, आपके ओवरऑल हम परफॉर्मेंस देखेंगे। वो कैसे, आप सभी का जो जो भी इंटरेस्टेड हुए और जो जो भी, बहुत एक वंडरफुल प्रोग्राम होगा वो। इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल बेसिस पे
इंडिविजुअल बेसिस पे आपका एक डिस्कशन होगी सॉर्ट ऑफ, ठीक है। हम वहां पे चेक करेंगे कि आप कितने कमिटेड हो इस एम को लेके, आप क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, कितने एफर्ट्स पुट कर सकते हो, तो ये सब कुछ उसमें हम देखेंगे। इंडिविजुअल बेसिस पे आपका एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू होगा, डिस्कशन होगी, वहां पे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। थोड़े से मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आपने उसका रिप्लाई देना है, एंड फाइनली ठीक है, आप सभी अपना जो फॉर्म है ना, जो जैसे हमने आपको फॉर्म दिया था वो फिल करने वाला, जब भी आपका जो डिस्कशन होगी वो फॉर्म वगैरह फिल करके रखना, और मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। आपका जब फॉर्म मेरे पास आएगा तो आई विल सी कि आपने पहले क्या क्या चीज कर रखी है, क्या क्या चीज अभी आप और करोगे, एंड फाइनली फिर मैं वो चीज को देखूंगा, ठीक है। फाइनली सर आपने कोई नया फॉर्म दिया था क्या? आई मीन आई गेस आई हैव मिस्ड दैट, सो इफ यू प्लीज सेंड इट ऑन द ग्रुप वंस, इट विल बी हेल्पफुल। ओके, ओके, नो इशू, आई विल सेंड अगेन। Okay, sir. And I mean, when you will hold the discussion? I mean, विद इन अ वीक और 10 days, ठीक है, okay, sir. we will sort it down, right? Anything else? Right? So basically क्विक रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया और क्या क्या चीजें की हैं। कि सबसे पहले तो हमने बजट देखा, बजट किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बजट में हमने चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस की है वो ये है कि एक तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में। 34,83,000 करोड़ का हमारा बजट है, उसमें हमारे पास कैपिटल रिसीट्स भी हैं और रेवेन्यू रिसीट्स भी हैं। रेवेन्यू में हमारे पास टैक्स रेवेन्यू है और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स है। कैपिटल रिसीट्स में हमारे पास डेट रिसीट्स हैं एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स भी हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स भी हैं, राइट। और जब हमने फिस्कल डेफिसिट कैसे काउंट करने हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा हो गया, माइनस हमारा हो गया नेट रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन नेट कैपिटल रिसीट्स, ये हमारा हो गया, और फाइनली हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल आता है। इसके बाद हमने रेवेन्यू रिसीट्स देखा, कहाँ से हमें कितना पैसा आ रहा है, जीएसटी से ज्यादा आ रहा है सबसे, उसके बाद इनकम टैक्स, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो जीआईसी, ठीक है, जीआईसी ईसी, ऐसे जीएसटी इनकम कॉर्पोरेशन, ठीक है, एक्साइज एंड कस्टम्स, एक्साइज एंड कस्टम्स, इस हिसाब से सीक्वेंस ये है इनका। लास्ट फाइनल में जो यूनियन टेरिटरी से सबसे कम आता है हमें, कैपिटल रिसीट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, एंड देन वी डिस्कस द फिस्कल डेफिसिट को हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने एक्सपेंडिचर को देखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, और इसके बाद हमने रेवेन्यू डेफिसिट निकाला। इसके बाद हमने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी निकाला। फिर मैंने आपको बताया कि नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या होता है, ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, डेट रिसीट्स में क्या होता है, इसके बारे में हमने फाइनली डिस्कस किया, राइट। जो बाकी के डाउट्स हैं आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। Okay, sir. Thank you, sir. हाँ, जनरली क्वेश्चंस वहीं से होगा जो जितना आपने पढ़ रखा अभी तक, ठीक है सर। जी, प्लीज अपलोड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियोस। ओके, आई सी कि कौन सा वहां पे मिस है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ चंद्रयान 2 का सर वीडियो, मतलब चंद्रयान का वीडियो मिस है, और लास्ट क्लास का वीडियो मिस है, जो मास ऑर्बिटर मिशन का ये था। लास्ट क्लास का तो आपको मिल जाएगा, बट ये देखना पड़ेगा कि चंद्रयान वाले का वो वीडियो अगर ये ना हो कि कहीं रिकॉर्ड ना हो पाया हो, आई सी। ठीक है सर। आपने कोई फॉर्म भेजा है क्या इस बीच? नहीं भेजा ना ग्रुप में? फॉर्म कोई बात नहीं, मैं दोबारा भिजवा देता हूँ अगर आपने नहीं देखा पहले। सर अभी आपका तबीयत कैसे है? आई एम गुड राइट नाउ, डूइंग गुड सर राइट। मुझे पीडीएफ नहीं मिली साइंस एंड टेक के।
साइंस एंड टेक की पीडीएफ वो भी मैं भिजवा हाँ देता हूँ। जी। वैसे तो पहले हाँ जी। मैंने भिजवाई थी ग्रुप में, मैं दोबारा रिसेंड करवा देता हूँ। सर मैंने फोन चेंज करने की वजह से ना मेरे पास वो नहीं है, मुझे प्लीज कोई इशू भिजवा नहीं। दोगे आप? हाँ ओके ओके, नो इशू। सर अपने आप को डे टू डे टारगेट कैसे दे? डे टू डे टारगेट कैसे दें? हाँ देखो सर। वो ये हो सकता है कि सबसे पहले जैसे अभी क्या होगा ना, जैसे अभी 1-to-1 डिस्कशन होगी ना हमारी, तो उसमें मैं आपको यही चीज भी बताऊंगा कि आपका लेवल कितना है और आपको कितना कवर करना चाहिए। वो बेटर ओके रहेगा सर। ना कि अगर हम 1-to-1 डिस्कशन, क्योंकि मेरे को पहले आपका देखना पड़ेगा आपके पहले बैकग्राउंड क्या है, क्या चीज आप अभी कर चुके हो और कितना पढ़ सकते हो एक दिन में, कितने आवर्स हैं आपके पास, राइट? तो उसके राइट अकॉर्डिंग सर। हम वो चीज को मतलब प्लान बनाएंगे। जनरली क्या होता है कि आप एक दिन में जैसे ऐसा भी कर सकते हो कि 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो एक दिन में, ठीक है? और या फिर आप एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हो, एक उसके साथ न्यूज़पेपर हो जाए, और फाइनली एक मतलब आपका लेक्चर हो गया, एक आपकी सेल्फ स्टडी होगी और एक उसके साथ न्यूज़पेपर हो गया। इस हिसाब से भी हो सकता है। ओके सर। जी। ओके फाइन देन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हेलो सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। हेलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच देन। हेलो सर। जी। सर वो हमारा इस महीने एग्जाम चल रहा है। कहाँ पे? वो इस महीने फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है। ओके ओके ओके। तो वो मीटिंग कब होगा? अगले महीने होगा क्या? वो मैं पहले देखो ना, हम क्या करेंगे, मैं ग्रुप्स बनाऊंगा। जैसे एक दिन में 4-4 5-5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, ऐसे इस हिसाब से चलते जाएंगे, हम डिस्कशन करते जाएंगे और फाइनली लास्ट में आके हम वो कंसोलिडेट कर लेंगे चीज को। ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा एग्जाम के लिए इसी? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर कोई रह गया इस वीक में, ठीक है, तो द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर भी हम कर लेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके।